So hi everyone, myself Sumit Kumar and I am from GBIT Group of Institution, College of Applied Sciences. So this is our another session of GB series and we have a very special guest Ms. Surbhi Rani and Mr. Ashok Kumar Kotyar. So चलते हैं अपने सेशन की ओर. A very warm welcome to our very special guest Ms. Surbhi Rani and Mr. Ashok Kumar Kotyar. Ma'am, I want to know something about you. My name is Surbhi and I've been teaching since 2 years from in JBIT College. My specialization in plant biotechnology. Sir, something about you. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Ashok Kumar Kotyal from Department of Agriculture and I am teaching soil science. Okay. Sir, as you said you are teaching soil science, I want to know something. Sir, can I ask? Yes. Okay. Sir, day by day, farmers using fertilizers. Due to that, excess use of fertilizer, soils degrade day by day. So I want to know how to make soil healthy and fertile as well. Soil degradation is basically three types: physical, chemical and biological. तो अभी के टाइम में क्या है कि जो फार्मर्स जो हैं वो केमिकल फर्टिलाइजर पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और वो कंटिन्यूस क्या करते हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिससे हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो तो कम हो ही रही है, साथ साथ में क्या है कि सॉइल डिग्रेड बहुत हो रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है. और जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं वो एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें अच्छी क्रॉप और अच्छी ग्रोथ यील्ड ये सब दे तो देंगे, लेकिन अगर ये हम इसे लॉन्ग टर्म में अगर देखें तो ये हमारी सॉइल को उतनी ज़्यादा इफेक्ट करती है, उतनी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है. यस सर. सो उस सॉइल की फर्टिलिटी को हमें हेल्दी रखना है और सॉइल हेल्थ भी हेल्दी रखना है, तो उसके लिए हम क्या मेजर पॉइंट्स आप हमें बताना चाहोगे कि हम अपनी सॉइल को हेल्दी भी रख पाए और उसकी फर्टिलिटी भी मेंटेन रह सके? जैसे मैंने इसमें बात करी थी कि इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का जैसे यूज़ हो रहा है, तो हम अगर केमिकल का यूज़ हम कम करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि हमारे जितने भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं तो वो अगर सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे तो वो हमारी सॉइल को फिक्स करते रहेंगे, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बनी रहेगी. और जितना और खैर अभी के टाइम में एक तो क्या हो कि लैंड ये कि बहुत कम हो गया है, उसकी वजह से फार्मर्स भी है कि उन्हें भी थोड़ा जाना पड़ता है केमिकल फर्टिलाइजर की ओर. लेकिन ये है कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के अगर हम लोग अगर जाते हैं तो हमारी सॉइल भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि नहीं तो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है इस केमिकल की वजह से. ओके, थैंक यू सर. मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने कहा बायोटेक्नोलॉजी आपका सब्जेक्ट था तो उसमें एक प्लांट ब्रीडिंग भी आता है, तो मैम प्लांट ब्रीडिंग फार्मर्स के लिए क्या बेनिफिशियल रोल निभाएगा? प्लांट ब्रीडिंग क्या है? एक इन विवो कल्चर, एक इन विवो टेक्निक है जिससे आप किसी भी प्लांट को इम्प्रूव करते हो. आप कोई भी उसके जीन्स हैं, कोई भी उसमें जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रेगुलेट करता है जीन. अगर आप जीन के किसी भी तरह से मैनिपुलेशन करते हो तो ये आपका प्लांट ब्रीडिंग में आता है. आपके पास दो प्लांट्स हैं, किसी एक प्लांट की आपको कोई क्वालिटीज़ बहुत ही बेहतर लगती हैं और आप उसको किसी एक नई वैरायटी में इनकॉर्पोरेट करना चाहते हो, तो ये इससे आप क्या करते हो? प्लांट ब्रीडिंग आपको ये इसमें हेल्प करता है. अगर आपको कोई नई जैसे कोई सीड्स हैं, कोई भी प्लांट है, अगर उसमें आपको कुछ डिजीज रेसिस्टेंसी क्रिएट करनी हो या फिर आपको उसका इल्ड बढ़ाना हो या फिर जो भी उसका कॉन्टेंट है उसके अगर आपको क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो इन सब चीज़ों में आपको प्लांट ब्रीडिंग की हेल्प चाहिए होती है. तो फार्मर्स इसके लिए क्या करेंगे? अगर उनको डिजीज बहुत किसी क्रॉप में लग रही है तो ऑब्वियसली दे विल चूज सम प्लांट जो डिजीज रेजिस्टेंट होगा और फिर वो उससे अपनी क्रॉप को ब्रीड करा देंगे और उससे क्या होगा कि जो उसका जो रेजिस्टेंसी है वो उस प्लांट में भी आ जाएगी, जिससे उनकी क्रॉप बच जाएगी. सो मैम, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है अगर कोई इसे फॉलो करता है तो? प्लांट ब्रीडिंग के लिए प्लांट ब्रीडिंग में तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं. अगर जैसे किसी को रिसर्च के लिए जाना है तो रिसर्च में तो आप नई नई वैरायटीज़ बना सकते हैं. अब जैसे कई तरीके के प्लांट्स हैं, आप इल्ड इम्प्रूव करने के लिए आप एक तरीके की टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको रेजिस्टेंसी क्रिएट करनी है, आप उस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं. आपको नई वैरायटीज़ बनानी है, उसमें ये एक इसका स्कोप हो सकता है. आपको कोई मेडिसिनल प्लांट्स में कुछ चीज़ें मैनिपुलेशन करना, आप उसमें कर सकते हैं. और अदर तरीके के आपको रिसर्चेस करने हैं तो उसके लिए भी आप इसमें ऑप्ट कर सकते हैं. ओके मैम, आपने रिसर्च की बात करी, सो एक और क्वेश्चन है मेरा कि अगर किसी को रिसर्च फील्ड में ही जाना है तो उसके लिए क्या मेजर पॉइंट्स होंगे जो उसको याद रखना पड़ेगा कि अगर इसको फॉलो करना है रिसर्च में? तो पहले तो आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि आपको किस सब्जेक्ट में आपका रिसर्च का प्लान क्या है. उस हिसाब से अगर आपका उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा कीन नॉलेज होनी चाहिए, आपका फाउंडेशन क्लियर होना चाहिए. फिर आप जब मास्टर्स कंप्लीट करेंगे आप जिस भी सब्जेक्ट उससे आपको उसके बाद पीएचडी के लिए ऑप्ट करना पड़ेगा. वहाँ पर भी जो भी आपके सब्जेक्ट जिस भी चीज़ में आपको रिलेटेड है वो टॉपिक चूज़ कीजिए और उसमें रिसर्च कीजिए.
बहुत सारे जर्नल्स हैं, जैसे कि ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जर्नल्स हैं और फाइलोजेनेटिक एंड मेडिसिनल जर्नल्स हैं। वहाँ पे आप अपने पेपर्स रखिए और बस। सर ओवर टू यू। आपका एक सॉइल साइंस आप यहाँ कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं सर, इसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है अगर कोई स्टूडेंट इसे फॉलो करता है तो? जैसे आफ्टर पीएचडी एंड मास्टर्स जितने भी सॉइल साइंस के स्टूडेंट हैं क्या कर सकते हैं, जैसे जितने भी डिफरेंट आईसीआर के रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे जा करके अपना एक करियर बना सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंट R&D जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पोस्ट पे वहाँ पे सॉइल साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद जैसे हमारा कॉफी बोर्ड होता है, रबर बोर्ड होता है, टी बोर्ड होता है, इन लोगों को सॉइल साइंटिस्ट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। और जैसे हमारा इसरो हो जाता है, DRDO होता है, वहाँ पे एक डिफरेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे भी एक सॉइल साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और जितने भी हमारे जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे आपका इफ्को है, IPNI है, तो यहाँ वहाँ पे सॉइल साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट होती हैं। और फिर जैसे जितनी भी हमारी सेंट्रल और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं तो वहाँ पे जा करके अपना एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपना करियर बना सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच। एक लास्ट है कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए या हमारे अपकमिंग जनरेशन के स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई भी मोटिवेशनल वर्ड या मोटिवेशनल थॉट्स जो आप उन्हें बोलना चाहें मैम? क्या बोलेंगे कि बस पढ़ाई पे ध्यान दो, अपना फोकस क्लियर रखो और लाइए। सर आप कुछ? जैसे मैं यहाँ पे सॉइल साइंस पढ़ा रहा हूँ, तो सॉइल साइंस में आप ये क्या करके अपना बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा ये कि अपना फ्यूचर करियर बना सकते हैं। और उसके लिए आपको जो सॉइल्स के जो फंडामेंटल हैं, जो बेसिक्स हैं, वो आपको क्लियर करनी पड़ेंगे। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और आई होप हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत यूजफुल होगा और वो उसे जरूर फॉलो करेंगे। कीप वॉचिंग JB टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।